हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं दोस्तों। मैं प्रदीप त्रिपाठी क्वालिटी ट्रेनिंग के सेशन में आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप लोगों ने मेरी पिछली ट्रेनिंग देखी जो इनकमिंग इंस्पेक्शन के ऊपर थी, जिसमें मैंने आपको बताया कि इनकमिंग इंस्पेक्शन क्या होता है, इनकमिंग मटेरियल जो आता है उसको हम कैसे स्टेप बाय स्टेप कैसे हैंडल करते हैं। इन चीज़ों के बारे में मैंने आपको बताया। आपको ट्रेनिंग कैसी लगी आप अपने कमेंट्स बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए। दोस्तों, आज की जो ट्रेनिंग है वो कॉस्ट ऑफ पुअर क्वालिटी के ऊपर है, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि कॉस्ट ऑफ पुअर क्वालिटी क्या होती है, उसके क्या क्या कारण हैं और उसको हम कैसे खत्म करें। दोस्तों ट्रेनिंग स्टार्ट करने के पहले मेरा आप लोगों से निवेदन है कि जिन भाइयों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें एवं बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि जो मेरे वीडियो से रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट है वो आप लोगों तक पहुंचती रहे। तो दोस्तों आइए ट्रेनिंग को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है दोस्तों, डिफिनेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ पुअर क्वालिटी, यानी कि कॉस्ट ऑफ पुअर क्वालिटी की क्या डिफिनेशन या क्या परिभाषा है। दोस्तों, कॉस्ट ऑफ पुअर क्वालिटी इज दोज कॉस्ट दैट आर जनरेटेड एज अ रिजल्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग डिफेक्टिव मटेरियल। कॉस्ट ऑफ पुअर क्वालिटी वो कॉस्ट है जो एक डिफेक्टिव मटेरियल के उत्पादन के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होती है। मीन्स कि कोई एक जो डिफेक्टिव प्रोडक्ट है उसका जब उत्पादन हो जाता है तो उसके बाद जो कॉस्ट जनरेट होती है उसी को हम कॉस्ट ऑफ पुअर क्वालिटी कहते हैं। दिस कॉस्ट इंक्लूड द कॉस्ट इन्वॉल्व्ड इन फुलफिलिंग द गैप बिटवीन द डिजायर्ड एंड एक्चुअल प्रोडक्ट सर्विस क्वालिटी। ये जो कॉस्ट है वो जो आपका डिजायर्ड लेवल का प्रोडक्ट है और जो वास्तविक आपका प्रोडक्ट आ रहा है उसकी क्वालिटी के बीच के अंतर को पूरा करने में शामिल लागत को भी इसमें शामिल किया जाता है। मीन्स कि जो आपकी डिजायर्ड लेवल की क्वालिटी थी और जो आपकी एक्चुअल लेवल की क्वालिटी आ रही है उसके बीच का जो डिफरेंस है, उसको जो आपका एक्चुअल प्रोडक्ट है उसको डिजायर्ड लेवल तक पहुंचाने के लिए जो कॉस्ट लगती है उसको भी इसमें शामिल किया जाता है। दोस्तों, या दूसरे शब्दों में हम इसको परिभाषित कर सकते हैं, कॉस्ट ऑफ पुअर क्वालिटी इज डिफाइंड एज द कॉस्ट एसोसिएटेड विद प्रोवाइडिंग पुअर क्वालिटी प्रोडक्ट और सर्विस। या कॉस्ट ऑफ पुअर क्वालिटी को हम कैसे परिभाषित कर सकते हैं कि जो खराब गुणवत्ता वाले प्रोडक्ट या उत्पाद की सेवाओं को प्रदान करने की जो लागत है उसके रूप में भी इसे परिभाषित किया जा सकता है। मीन्स कि जो आपकी गुणवत्ता जो आपकी क्वालिटी जो है वो खराब है, जो आपका प्रोडक्ट है वो उसका क्वालिटी सही नहीं है, तो उससे जुड़ी जो सेवाएं हैं उसमें जो लागत आपकी लगती है, उसमें जो आपकी कॉस्ट लगती है उसके रूप में भी इसे परिभाषित किया जा सकता है। दोस्तों, तो इस प्रकार से आप कॉस्ट ऑफ पुअर क्वालिटी को समझ सकते हैं। दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ पुअर क्वालिटी। कॉस्ट ऑफ पुअर क्वालिटी का वर्गीकरण। द कॉस्ट ऑफ पुअर क्वालिटी कैन बी डिवाइडेड इनटू 4 कैटेगरीज। कॉस्ट ऑफ पुअर क्वालिटी को हम 4 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। दे इंक्लूड प्रिवेंशन, अप्रेजल, इंटरनल फेलियर एंड एक्सटर्नल फेलियर। इसमें कौन कौन से हैं? प्रिवेंशन है आपका, अप्रेजल है आपका, इंटरनल फेलियर है और एक्सटर्नल फेलियर। विद इन ईच ऑफ the 4 categories there are numerous possible source of cost related to good or poor quality। इन चारों कैटेगरियों में बहुत से ऐसे सोर्स हैं या पॉसिबल कॉजेज हैं या पॉसिबल सोर्सेज हैं जो कॉस्ट ऑफ पुअर क्वालिटी से रिलेटेड होते हैं। दोस्तों इस स्लाइड में एक आपको मैंने फिगर समझाया जिसके थ्रू आप कॉस्ट ऑफ पुअर क्वालिटी को आप समझ सकते हो। इसमें मैंने आपको दिखाया है, सबसे पहले है प्रिवेंशन, फिर है अप्रेजल और फिर है फेलियर। फेलियर को हमने 2 भागों में डिवाइड किया है, इंटरनल फेलियर और एक्सटर्नल फेलियर। तो इस फिगर के माध्यम से आप क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ पुअर क्वालिटी को भी समझ सकते हैं। दोस्तों मैंने जो आपको पिछली स्लाइड में चारों कैटेगरीज बताई थी, अब मैं एक एक करके उन कैटेगरी के बारे में आपको बताऊंगा। तो जिससे पहला है प्रिवेंशन कॉस्ट। तो प्रिवेंशन कॉस्ट क्या होती है दोस्तों, आइए जानते हैं। प्रिवेंशन कॉस्ट आर द कॉस्ट ऑफ ऑल एक्टिविटीज दैट आर डिजाइंड टू प्रिवेंट पुअर क्वालिटी फ्रॉम अराइजिंग इन प्रोडक्ट और सर्विस। प्रिवेंशन कॉस्ट वो कॉस्ट है या उन सारी एक्टिविटी की कॉस्ट जो किसी एक प्रोडक्ट में या सर्विस में पुअर क्वालिटी को प्रिवेंट करने के लिए डिजाइन की जाती है। मीन्स कि कोई एक प्रोडक्ट है या सर्विस है उसकी जो पुअर क्वालिटी है उसको प्रिवेंट करने के लिए जो सारी एक्टिविटी डिजाइन की जाती हैं उनमें जो कॉस्ट लगती है उसे हम प्रिवेंशन कॉस्ट
कहते हैं। जैसे मैं द एग्जाम्पल ऑफ प्रिवेंशन कॉस्ट इंक्लूड, मैंने आपको कुछ एग्जाम्पल प्रिवेंशन कॉस्टिंग के बताए हैं दोस्तों। जैसा है क्वालिटी प्लानिंग, दूसरा है एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, मीन्स जो क्वालिटी प्लानिंग में जो कॉस्ट लगती है वो इसमें इंक्लूड होगी, जो आपकी एजुकेशन एंड ट्रेनिंग में कॉस्ट लगती है वो इंक्लूड होगी। कंडक्ट एंड डिजाइन रिव्यू, जो डिजाइन रिव्यू में कंडक्ट होती है वो कॉस्ट है। सप्लायर रिव्यू एंड सिलेक्शन वाली कॉस्ट भी इसमें इंक्लूड होगी। क्वालिटी सिस्टम ऑडिट, प्रोसेस प्लानिंग एंड कंट्रोल, मीन्स कि जो मैंने सारे आपको एग्जाम्पल बताए, इसमें जो भी कॉस्ट आपकी इंक्लूड होती है वो सारी प्रिवेंशन कॉस्ट कहलाती है दोस्तों। सेकेंड कॉस्ट है दोस्तों अप्रेजल कॉस्ट। अप्रेजल कॉस्ट आर द कॉस्ट दैट आर इंक्यूर्ड टू इंश्योर द कन्फॉर्मेंस ऑफ क्वालिटी स्टैंडर्ड एंड परफॉर्मेंस रिक्वायरमेंट। अप्रेजल कॉस्ट वो कॉस्ट है जो क्वालिटी स्टैंडर्ड को कंफर्म या जो उसकी परफॉर्मेंस की रिक्वायरमेंट है उनको कंफर्म करने में जो कॉस्ट लगती है उसे हम अप्रेजल कॉस्ट कहते हैं दोस्तों। द एग्जाम्पल ऑफ अप्रेजल कॉस्ट इंक्लूड, जो एग्जाम्पल हैं अप्रेजल कॉस्ट के कौन कौन से हैं? टेस्ट एंड इंस्पेक्शन, इसमें क्या है? रिसीविंग इंस्पेक्शन है, इन प्रोसेस इंस्पेक्शन और फाइनल इंस्पेक्शन है। मींस कि जो टेस्टिंग और इंस्पेक्शन के दौरान जो कॉस्ट लगती है वो अप्रेजल कॉस्ट में हम कंसीडर करते हैं। दूसरा है सप्लायर एक्सेप्टेंस सैंपलिंग, जो सप्लायर का एक्सेप्टेंस सैंपलिंग है उसमें जो कॉस्ट लगती है उसको इसमें हम सम्मिलित करते हैं। प्रोडक्ट ऑडिट, जो प्रोडक्ट ऑडिट है उसको भी इसमें सम्मिलित करते हैं। कैलिब्रेशन को इसमें सम्मिलित करते हैं। मींस कि जो क्वालिटी स्टैंडर्ड है आपकी, जो क्वालिटी का स्टैंडर्ड है या जो उसकी परफॉर्मेंस की जो भी रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करने में जो कॉस्ट आपकी लगेगी उसको हम अप्रेजल कॉस्ट में कंसीडर करेंगे। जैसे उसमें टेस्टिंग की है, सप्लायर का है, प्रोडक्ट और कैलिब्रेशन का है, तो इनमें जो भी आपकी कॉस्ट लगेगी वो सारी अप्रेजल कॉस्ट में आएगी दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों थर्ड पॉइंट इंटरनल फेलियर कॉस्ट। ये काफी इंपॉर्टेंट कॉस्ट है, इसको थोड़ा आप ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। इंटरनल फेलियर कॉस्ट आर द कॉस्ट दैट आर एसोसिएटेड विद डिफेक्ट फाउंड विद इन द ऑर्गेनाइजेशन बिफोर आफ्टर द कस्टमर रिसीव द प्रोडक्ट और सर्विस। इंटरनल फेलियर कॉस्ट वो कॉस्ट है जो किसी एक कस्टमर पर कोई प्रोडक्ट या सर्विस कस्टमर जब रिसीव करता है तो उससे पहले या उसके बाद जो भी डिफेक्ट आपकी ऑर्गेनाइजेशन में मिलता है वो सारा इंटरनल फेलियर के अंतर्गत आता है। मींस कि आपकी कोई ऐसी फेलियर या कोई ऐसी प्रोडक्ट की सर्विस जो कस्टमर इन पर पहुंचे या उसके पहले ही प्लांट के अंतर्गत या ऑर्गेनाइजेशन में ही पकड़ी जाए, वो सारे डिफेक्ट जो होते हैं उनमें जो कॉस्ट लगती है वो सारी हमारी इंटरनल फेलियर कॉस्ट कहलाती है दोस्तों। द एग्जाम्पल ऑफ इंटरनल फेलियर कॉस्ट आर इंक्लूडेड, जो इंटरनल फेलियर कॉस्ट के जो एग्जाम्पल हैं मैं आपको इसमें बता रहा हूं। जैसे है इन प्रोसेस स्क्रैप एंड रिवर्क, मींस जो इन प्रोसेस में जो स्क्रैप हो रहा है या जो रिवर्क की कॉस्ट है वो सारी आपकी इंटरनल फेलियर कॉस्ट के अंतर्गत आएगी। ट्रबल शूटिंग एंड रिपेयर, जो आपकी प्रॉब्लम को खत्म करने के लिए ट्रबल शूटिंग आपकी है या रिपेयरमेंट की जो प्रॉब्लम है या जो उसमें कॉस्ट लग रही है वो भी इसमें इंक्लूड होगी दोस्तों। नेक्स्ट है डिजाइन चेंजेस, आपके डिजाइन चेंजेस अगर कोई हो रहे हैं उसमें भी जो कॉस्ट आ रही है वो भी आपकी इंटरनल फेलियर कॉस्ट में आएगी। इन्वेंट्री रिक्वायर्ड टू सपोर्ट पुअर प्रोसेस हेल्ड एंड रिजेक्टेड लॉट, जो आपकी जो इन्वेंट्री की रिक्वायरमेंट है जो जिसमें पुअर प्रोसेस की वजह से उसमें जो कॉस्ट लगेगी वो भी, या जो आपके रिजेक्टेड लॉट है उसमें जो कॉस्ट लगेगी उसको भी इसमें इंक्लूड किया जाएगा दोस्तों। री इंस्पेक्शन एंड रीटेस्ट ऑफ रिवर्क आइटम, अब कोई आप रिवर्क आइटम करते हो, किसी पार्ट का रिवर्क करते हो तो उसको जो री इंस्पेक्शन या रीटेस्ट करने के लिए जो कॉस्ट लगती है उसको भी इसमें कंसीडर किया जाता है। मींस कि जो भी कस्टमर इन पर पहुंचने से पहले या उसके बाद जो भी आपके प्रोडक्ट में या किसी प्रोडक्ट में कोई डिफेक्ट निकलता है उसको सही करने के लिए जो कॉस्ट लगेगी वो सारी इंटरनल फेलियर कॉस्ट में आएगी, चाहे वो स्क्रैप से रिलेटेड हो, रिवर्क से रिलेटेड हो, डिजाइन चेंज से रिलेटेड हो, या जो आपने रिवर्क पार्ट किया है उसको री इंस्पेक्शन या रीटेस्ट करने की कॉस्ट हो दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों फोर्थ पॉइंट एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट। एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट आर द कॉस्ट दैट आर एसोसिएटेड विद डिफेक्ट फाउंड आफ्टर द कस्टमर रिसीव द प्रोडक्ट और सर्विस। जो हमारी आपकी एक्सटर्नल कॉस्ट है या एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट है वो लागत है जो ग्राहक
प्रोडक्ट या सेवा प्राप्त करने के बाद पाए जाने वाले दोषों से जुड़ी होती हैं। मीन्स कि एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट वो कॉस्ट है जो आपका जो कस्टमर है उसने किसी प्रोडक्ट या सर्विस को उसके पास आ गई या कोई प्रोडक्ट कस्टमर पे पहुंच गया, उसके बाद जो उसमें दोष है, उसके बाद जो उसमें फेलियर आया है, उसको सही करने के लिए जो कॉस्ट लगती है उसमें, दैट इज योर एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट। द एग्जाम्पल ऑफ एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट इंक्लूड, मैं आपको कुछ एग्जाम्पल बताता हूं जो एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट से रिलेटेड हैं। जैसे है सेल्स रिटर्न एंड अलाउंसेज। जैसे कोई कस्टमर पे डिफेक्ट पहुंच गया तो सेल आपकी रिटर्न हो जाएगी, मींस जो आपका प्रोडक्ट गया था वो आपका रिटर्न आ जाएगा, और उसमें जो अलाउंसेस लगेंगे वो सारे इसमें इंक्लूड होते हैं। सर्विस लेवल एग्रीमेंट पेनाल्टीज, जो आपकी सर्विस लेवल की जो आपका एग्रीमेंट होता है कि इस टाइम पे हम प्रोडक्ट पहुंचाएंगे, इतना प्रोडक्ट पहुंचाएंगे, उसकी जो पेनाल्टी लगती है वो इसमें कंसीडर की जाती है दोस्तों। नेक्स्ट है कंप्लेंट हैंडलिंग। जब कोई कस्टमर पे प्रॉब्लम आएगी तो आपकी कस्टमर कंप्लेंट भी आएगी, उसको हैंडल करने में जो कॉस्ट लगती है दैट इज एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट, उसको भी इसमें सम्मिलित किया जाता है। फील्ड सर्विस लेबर एंड पार्ट कॉस्ट इनकर्ड ड्यू टू वारंटी ऑब्लिगेशंस। जो आपकी फील्ड सर्विस लेबर है, जो आपकी बाहरी कहीं बाहर आपकी प्रॉब्लम आ रही है, उसको सही करने के लिए फील्ड आपका लेबर जाएगा, उसमें जो पार्ट लगता है उसकी कॉस्ट, मींस जितनी एक्स्ट्रा कॉस्ट लग रही है, आपकी लेबर की कॉस्ट है, पार्ट की कॉस्ट है, वो सारी भी इसमें इंक्लूड की जाएगी दोस्तों। नेक्स्ट है रिकॉल और लीगल क्लेम्स। अब आपके किसी पार्ट में प्रॉब्लम आ गई कस्टमर पे तो उसको आपको रिकॉल करना पड़ेगा, या जो कोई लीगल क्लेम है उनको भी हैंडल करना पड़ेगा, उसमें जो कॉस्ट लगेगी वो अभी आपकी एक्सटर्नल कॉस्ट में आएगी। नेक्स्ट है लॉस्ट कस्टमर एंड अपॉर्चुनिटीज। अब जब आपकी रेगुलर प्रॉब्लम आ रही तो आप कस्टमर को भी लॉस करोगे, अपॉर्चुनिटी को भी लॉस करोगे, तो वो भी जो उसमें कॉस्ट लग रही है आपकी, वो भी आपकी एक्सटर्नल कॉस्ट में कंसीडर की जाएगी। नेक्स्ट है डाउन ग्रेडिंग। अब आपकी कस्टमर पे प्रॉब्लम आएगी, आपकी ग्रेडिंग जो है वो डाउन चली जाएगी, उसकी भी एक कॉस्टिंग है, उसका भी जो खर्च है वो भी इसमें कंसीडर किया जाएगा। मीन्स कि यदि कोई आपका प्रोडक्ट कस्टमर एंड पे गलत पाया जाता है, कस्टमर एंड पे कोई दोष उत्पन्न होता है, तो उसमें जो भी कॉस्ट आपकी उससे रिलेटेड है, उससे एसोसिएटेड है, वो सारी आपकी एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट में आएगी, चाहे वो सर्विस से रिलेटेड हो, चाहे सेल रिटर्न से रिलेटेड हो, रिकॉल से हो, उन सारी चीजों को हम इसमें एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट में कंसीडर करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों लास्ट स्लाइड में मैंने आपको चारों कैटेगरी बारे में बताया, जिसमें प्रिवेंशन कॉस्ट थी, अप्रेजल कॉस्ट थी, इंटरनल फेलियर कॉस्ट और एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट। इसके अलावा भी मैंने दो कैटेगरीज में और इसको डिवाइड किया है। द कॉस्ट ऑफ क्वालिटी कैन बी क्लासिफाइड एज विजुअल एंड इनविजिबल कॉस्ट। जो कॉस्ट ऑफ क्वालिटी है वो दो भागों में और डिवाइड की गई है, जो है विजुअल और इनविजिबल कॉस्ट के रूप में। द बिलो ग्राफ एक्सप्लेन बोथ ऑफ दिस टाइप ऑफ कॉस्ट। नीचे का जो ग्राफ है वो इन दोनों प्रकार की कॉस्ट ऑफ पुअर क्वालिटी को डिफाइन करता है। जैसे विजुअल कॉस्ट है आपकी, विजुअल कॉस्ट में आपको क्या है, रिजेक्शन है, रीवर्क है, रिपेयर कॉस्ट एंड द कॉस्ट ऑफ इंस्पेक्शन एटसेट्रा। मींस जो आपकी रिजेक्शन में जो कॉस्ट लगती है वो कॉस्ट, जो रिवर्क में कॉस्टिंग लग रही है वो कॉस्ट, रिपेयर करने के दौरान जो कॉस्ट लग रही है, या इंस्पेक्शन करने के जो दौरान कॉस्ट लग रही है, वो सारी हमारी विजुअल कॉस्ट में आएगी दोस्तों। दूसरा है इनविजिबल कॉस्ट। लॉस्ट सेल्स, एक्सेसिव इन्वेंट्री, एडिशनल कंट्रोल्स एंड प्रोसीजर्स, कंप्लेंट, इन्वेस्टिगेशंस, फाइन्स, लीगल फीस एक्सेट्रा। अब जो सेल आपकी लॉस हो रही है, जो आपकी एक्सेस इन्वेंट्री है, एडिशनल जो कंट्रोल है, प्रोसीजर है, कंप्लेन में है, जो आपकी इन्वेस्टिगेशन में कॉस्ट लग रही है, तो इन सब में जो कॉस्ट लगती है उसको हम इनविजिबल कॉस्ट के रूप में डिफाइन करते हैं दोस्तों। तो पहले मैंने आपको चारों कैटेगरी बताई, अब हमने इस स्लाइड में आपको दो और कैटेगरी बताई। कौन कौन सी, विजुअल और इनविजिबल। विजुअल में जो रिजेक्शन है, जो रिवर्क है, जो इंस्पेक्शन में कॉस्ट है उसको इंक्लूड करते हैं, और इनविजिबल में जो सेल की आपकी लॉस हो रही है, जो आपकी इन्वेंट्री की लॉस हो रही है, जो आपके कंट्रोल या प्रोसीजर बनाने में जो कॉस्ट आ रही है, उन सारी चीजों को इसमें इन्वॉल्व करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, हाउ कैन बी इम्प्रूव COPQ। अब हम कैसे कॉस्ट ऑफ पुअर क्वालिटी को इम्प्रूव करें। इसमें द फॉलोइंग इनिशिएटिव इलस्ट्रेट हाउ एन इफेक्टिव EQMS कैन बी यूज्ड टू हेल्प रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ पुअर क्वालिटी। नीचे मैंने आपको कुछ स्टेप बताए हैं जिनके थ्रू आप कॉस्ट ऑफ पुअर क्वालिटी को
कम कर सकते हैं। मीन्स जो आपके यहाँ रिजेक्शन है या जो रिवर्क है उनको आप कम कर सकते हो। जैसे पहला है दोस्तों, क्रिएट अ क्लोज्ड लूप करेक्टिव एक्शन प्रोसेस। एक आपको क्लोज्ड लूप का करेक्टिव एक्शन प्रोसेस डिफाइन करना पड़ेगा या क्रिएट करना पड़ेगा दोस्तों। दूसरा है स्ट्रीमलाइन द इंस्पेक्शन प्रोसेस। आपका जो एक इंस्पेक्शन प्रोसेस है वो पूरा स्ट्रीमलाइन में करना पड़ेगा आपको। नेक्स्ट है प्रैक्टिस सप्लायर क्वालिटी मैनेजमेंट। आपको जो सप्लायर क्वालिटी मैनेजमेंट है उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, उसको मेंटेन करना पड़ेगा। नेक्स्ट है ऑटोमेट क्वालिटी ऑडिट्स। आपको रेगुलर बेसिस पे क्वालिटी ऑडिट्स करने पड़ेंगे, ऑटोमेट करने पड़ेंगे। मींस आपको रेगुलर बेसिस पे क्वालिटी ऑडिट्स करने हैं, चाहे वो प्रोसेस ऑडिट हो चाहे प्रोडक्ट ऑडिट हो। सेटअप क्वालिटी मैट्रिक्स, आपको क्वालिटी मैट्रिक्स सेटअप करनी पड़ेगी। मींस जो मैंने सारी चीजें आपको बताई, एक आपको करेक्टिव एक्शन के लिए एक टीम बनानी पड़ेगी, इंस्पेक्शन के लिए आपको स्ट्रीमलाइन का तैयार करना पड़ेगा, आपको क्वालिटी ऑडिट्स रेगुलर बेसिस पे करने पड़ेंगे। तो इन सब चीजों के थ्रू आप अपने यहाँ का रिजेक्शन या रिवर्क कम कर सकते हैं, जिससे आपकी कॉस्ट ऑफ पुअर क्वालिटी कम हो जाएगी दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, कॉस्ट ऑफ पुअर क्वालिटी कैलकुलेशन सीट। मैंने इसमें आपको एक एक्सेल सीट दिखाई है जिसके थ्रू मैंने समझाने का प्रयास किया है कि कैसे आप कॉस्ट ऑफ पुअर क्वालिटी को कैलकुलेट करेंगे दोस्तों। तो आइए कि एग्जांपल के थ्रू इसको समझते हैं। जैसे मैंने एक आपको फॉर्मेट दिखाया है, सीरियल नंबर है, कंपोनेंट नेम है, इन प्रोसेस रिजेक्शन क्वालिटी है, कंपोनेंट की क्या वैल्यू या क्या कॉस्ट है, फिर फाइनल वैल्यू क्या है उसकी, फाइनल रिजेक्ट क्वांटिटी कितनी है, फिर उसके कंपोनेंट की कॉस्ट क्या है, और फाइनल वैल्यू और रिमार्क है। मींस कि जैसे एक सीरियल नंबर 1 है, जैसे 800 मारुति है, उसका एक विंडो रेगुलेटर है लेफ्ट साइड का, उसकी रिजेक्ट इन प्रोसेस में रिजेक्ट क्वांटिटी सपोज 1 है, जैसे मैंने आपको दिखाया है सेकंड नंबर पे 1 है। उसकी कंपोनेंट की वैल्यू क्या है, इन प्रोसेस में कंपोनेंट की वैल्यू कितनी है, 131 रुपए 67 पैसे। तो उसकी फाइनल वैल्यू क्या आई, 131 रुपए 67 पैसे। अब आपको उसने रिवर कर दिया, अब आपकी वो फाइनल में क्या हुआ, 0, एक भी प्रोडक्ट नहीं रिजेक्ट हुआ। फाइनल की वैल्यू कितनी थी, 154, तो उसकी फाइनल वैल्यू कितनी आई, आपकी 0 आ गई। मींस कि स्टेज बाय स्टेज आपको ये समझना है कि जैसे आपका फर्स्ट स्टेज में इन प्रोसेस में पार्ट जनरेट हो रहा है या बेकार हो रहा है, रिवर्क हो रहा है, रिजेक्ट हो रहा है, तो उसकी क्या कॉस्ट है, और फाइनल में उसकी क्या कॉस्ट है, दोनों को आपको कंसीडर करना पड़ेगा दोस्तों। ऐसा नहीं कि आपका कोई एक ब्लैंक है वो रिजेक्ट हो गया तो उसकी फाइनल कॉस्ट लगेगी, नहीं, ब्लैंकिंग में जो उसकी कॉस्ट है वो क्या कॉस्ट है, और फिर फाइनल में उसकी जाके क्या कॉस्ट है, वो सारी कैलकुलेशन आपको इस सीट के माध्यम से आप समझ सकते हो या कर सकते हो दोस्तों। जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाया भी है दोस्तों। आज की ट्रेनिंग में आपको मैंने बताया कि कॉस्ट ऑफ पुअर क्वालिटी क्या है, उसकी डिफिनेशन क्या है, कॉस्ट ऑफ पुअर क्वालिटी की 4 कैटेगरीज के बारे में मैंने बताया, जिसमें मैंने आपको प्रिवेंशन कॉस्ट, अप्रेजल कॉस्ट, इंटरनल फेलियर कॉस्ट और एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट के बारे में बताया। और मैंने एक एक्सेल सीट के थ्रू आपको ये भी समझाने की कोशिश की कि कैसे आप कॉस्ट ऑफ पुअर क्वालिटी को कंट्रोल कर सकते हो, कैसे आप कैलकुलेशन उसका कर सकते हो दोस्तों। तो दोस्तों आज की ट्रेनिंग आपको कैसी लगी, आप अपने कमेंट्स बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए। पुनः जिन भाइयों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरा उनसे निवेदन है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें एवं बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि जो मेरे वीडियो से रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट है वो आप लोगों तक पहुंचती रहे। साथ ही साथ दोस्तों मेरा आपसे निवेदन है कि आप मेरे वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों में फॉरवर्ड करें, ताकि अधिक से अधिक लोग हमसे जुड़ सके और नॉलेज ले सकें दोस्तों। थैंक यू दोस्तों।